नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरि सिंह है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। अब अक्सर मुझे अपनी ट्रक को लेकर लंबे लंबे सफर पर जाना पड़ता है। ये बात तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम ट्रक ड्राइवरों का काम कैसा होता है। तो ऐसे ही एक बार मैं अकेला ही अपने ट्रक को लेकर हरियाणा से राजस्थान जाने के लिए निकला था। सफर थोड़ा लंबा था और मैं आगे बढ़ते जा रहा था। सच बताऊं तो जिस शहर में मुझे जाना था वहां मैं पहली बार जा रहा था। ऐसे में उस रास्ते के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। बस मैंने अपने कुछ दोस्तों से उस रास्ते के बारे में पूछा था। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि गलती से भी उस शहर के पास जो हाईवे पड़ेंगे उन पर अपना ट्रक रात के वक्त न रोकना, वरना कुछ भी हो सकता है। उस वक्त मैंने अपने दोस्तों की बात सुनकर हाँ तो कर दी, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब मैं अपने ट्रक को लेकर चल दिया और मेरी बदकिस्मती से उस शहर में पहुंचने से पहले जो हाईवे पड़ा और जिससे होकर मैं सफर कर रहा था, वहां पर मुझे रात के लगभग 10 बजे का समय हो गया था। मैं अपने मस्ती में फिल्मी गाने सुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक जगह जाकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो अपना ट्रक रोककर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। उस वक्त हाईवे पर कोई साधन भी नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं सोचने लगा कि अच्छी बात है, वरना हाईवे तो हमेशा इस वक्त भरा रहता है, काफी भीड़ रहती है, लेकिन रात के इस वक्त खाली है तो मेरे लिए तो ठीक ही है। ये सोचकर मैं ट्रक से उतरकर टॉयलेट करने के लिए सड़क के किनारे चला गया। मैं वहां पर टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से जब तेज आवाज आई कि कोई खांस रहा है तो मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है। तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर एक आदमी पर पड़ी जो बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था और सड़क के किनारे बैठकर रो रहा था और रोते हुए खांस भी रहा था। अब उसके खांसने की और रोने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। तो मैं अपने आप से ही बोला कि इस वक्त रात के ये कौन हो सकता है। पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन फिर मैं बोला शायद कोई इंसान ही होगा। ऐसे में मैं अपने आप को रोक ना पाया और उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने दोस्तों की बात याद आई तो मैं रुक गया। थोड़ी घबराहट भी होने लगी कि कहीं सच में ही कोई गड़बड़ ना हो। वैसे भूत प्रेत इन बातों पर मैं भरोसा तो करता था। ऐसे में वापस अपनी ट्रक की तरफ जाने के लिए मुड़ने लगा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा। यह सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक बूढ़ा आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। यह देखकर पहले तो मुझे हैरानी हुई कि यह तो इतनी पीछे सड़क किनारे बैठकर रो रहा था, तो अब यहाँ इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया। खैर उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 80 साल के आसपास थी, काफी कमजोर सा था और सफेद रंग के कपड़े, कुर्ते और धोती पहने हुए था। उसके चेहरे को देखकर ही पता लग रहा था कि वो कितना ज्यादा तकलीफ में है। मैं तो यही सब सोचते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था कि तभी उसने खांसते हुए फिर से मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा। तो उसे देखकर मैं बोला, हाँ बाबा। तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है और मुझे आगे अपनी बेटी के घर पर जाना है। आगे जो गांव आएगा ना, वहीं पर मुझे उतार देना। उस गांव में मेरी बेटी का ससुराल है, मैं वहां चला जाऊंगा। अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो फिर से बोला, काफी देर से किसी साधन के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया और इतनी ताकत नहीं है शरीर में कि पैदल जा सकूं। अगर तुम मुझे अपने साथ बैठा लो और आगे गांव में उतार दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। ये सुनकर मैं बोला, ठीक है बाबा, लेकिन खाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है बेटा। जब वो बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक में चढ़ने लगा तो उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में मैंने सहारा देकर उसे ट्रक में चढ़ा दिया। जब मैं उसे ट्रक में चढ़ा रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने ट्रक में बैठा लिया और वहां से जाने के लिए ट्रक स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब कुछ नहीं बोल रहा था, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, बाबा कहाँ के रहने वाले हो? रात के इस वक्त पैदल ही अपनी बेटी के घर जा रहे हो? कोई बात हुई है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछ लिया। वैसे इस उम्र में भी रात के वक्त इस तरह पैदल सफर कर रहे हो, चेहरे से ही लग रहा है कितने भूखे प्यासे और थके हुए हों। आपका कोई बेटा नहीं है क्या? से इतने सारे सवाल कर दिए। जब ये कहा तो उस आदमी ने घूरकर मेरी तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये आदमी रोते हुए मुझे साथ ले चलने के लिए कह रहा था और अब इस तरह घूर कर देख रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो मैं फिर बोला, क्या हुआ बाबा? तो उसने घूर कर गुस्से में मुझे देखा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं सोचने लगा कि कहीं इस बूढ़े अंकल की तबीयत तो खराब नहीं है, हो सकता है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों। वैसे भी अक्सर मैंने अपने गांव में देखा था कि हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो ऐसे में बिना किसी को बताए रात के वक्त ही कभी कभी तो घर छोड़कर महीने महीने के लिए निकल जाया करते थे। तो उनके घर वाले उन्हें ढूंढ कर लाते और जहां कहीं भी वे लोग जाते थे सबके सामने रोते, कभी अपने घर का पता भूल जाते, कभी दूसरा पता बता देते। लोगों को लगता कि वो बहुत बेचारे हैं। यहाँ तक कि 2 बार तो उन्हें पुलिस तक ढूंढ कर लाई थी। शायद कहीं ये बाबा भी तो ऐसे ही नहीं है। यही मैं सोचने लगा। फिर अपने आप से ही बोला, मुझे इससे क्या, वैसे भी आगे के गांव में मुझे उतारना है, मैं तो उतार कर चला जाऊंगा। फिर ये जाने और इसका परिवार जाने, मुझे इससे क्या मतलब। ये सोचकर फिर मैं अपने आप से बोला, मैं इस तरह कैसे सोच रहा हूँ? इतना बूढ़ा आदमी है, रात के वक्त अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कहीं पर चले गए, कुछ भी हो गया तो क्या होगा? फिर अपने आप से बोला,
और अगर मानसिक स्थिति ठीक हुई, मुझसे ऐसे ही बातें नहीं कर रहे और मैंने इसके बताए हुए गांव में नहीं उतारा तो बेचारे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बातें मेरे दिलो दिमाग में चल रही थी। मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ दौड़ाते जा रहा था। अब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं तो अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही थी उसका ट्रक ड्राइवर जैसी शराब के नशे में था। पूरे सड़क पर गाड़ी को अजीब तरीके से नागिन की तरह लहराते हुए चल रहा था। ये देखकर मैं बोला, आजकल के लोगों को भी पता नहीं क्या हो गया है। शराब के नशे में देखते भी नहीं कि सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट हो जाए और फिर अगर जरा सी भी दिक्कत आए तो सामने आने वाले को जुर्माना, उसे सजा, लोग जीना हराम कर देते हैं। मैं खुद ही बड़बड़ाते हुए बोला, और फिर ये कहने के लिए कि बाबा देखो गांव आ गया, आपकी बेटी का ससुराल आ गया है। ये कहने के लिए जैसे ही उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहां पर नहीं था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो बूढ़ा आदमी भला कहां जा सकता है। ये सोचते हुए अपनी ट्रक को रोककर ट्रक से बाहर भी झांककर हड़बड़ाते हुए घबराते हुए इधर उधर देखने लगा और अपने आप से ही बोला, अभी तो यहीं पर था। अब मुझे काफी हैरानी और परेशानी भी हुई। हे भगवान, वो कहां चला गया? कहीं ट्रक में से तो कूद नहीं गया? नहीं, चलती ट्रक में से थोड़ी ना कूदेगा। और अगर ऐसी कोई बात भी हुई होती तो मुझे पता भी तो चलता। गेट खोलने की आवाज आती, उसकी कूदने का पता चलता। मैंने कौन सा ही नशा किया हुआ है जो मुझे इस बारे में पता न चला। ये सोचकर ही अब मुझे घबराहट होने लगी थी। तभी मुझे अपने दोस्तों की बात भी याद आने लगी। तो कभी उनकी बात पर यकीन होता कि कहीं सच में ही वो बूढ़ा आदमी मरा हुआ तो नहीं था, तो कभी सोचता नहीं, यार जिंदा ही तो था, मैंने खुद देखा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा होता। अब चाहे जो मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे घबराहट बहुत हो रही थी। अब कर भी क्या सकता था। ऐसे में फिर से उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए वापस ट्रक मोड़ दिया और सड़क पर दौड़ाने लगा, ये सोचकर कि अगर वो कूद गया होगा तो मिल तो जाएगा ना। मेरा मन नहीं मान रहा था। सोच रहा था बेचारा बड़ा दुखी है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि तभी मेरी नजर अपनी दूसरी साइड, जिस साइड में ट्रक चला रहा था, उस साइड की खिड़की पर गई। तो जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के बराबर की रफ्तार में भागते हुए जा रहा था। उसे इस तरह भागते हुए देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वो बिल्कुल रोबोट की तरह भागते हुए आ रहा था। ये देखकर मैं तो कुछ समझ भी ना पाया। अब तो मेरे दिमाग ने काम करना भी छोड़ दिया। मैं ये भी भूल गया कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तभी उस बूढ़े आदमी ने अजीब तरीके से मुंडी घुमाकर मेरी तरफ देखा तो मैं थर थर कांपने लगा, क्योंकि अब उसका चेहरा बड़ा डरावना दिखाई दे रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे, जगह जगह से चेहरे पर से खून निकल रहा था। माथे पर भी चोट लगी थी, उससे भी खून निकल रहा था। आंखों की पुतली उनकी जगह तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल काला अंधेरा था। ये देखकर हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सोचते हुए मैंने ट्रक की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन ये क्या, वो बूढ़ा आदमी तो उसी स्पीड से भागने लगा। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई थी। हे भगवान, क्या करूं? यही सोचते हुए जा रहा था कि तभी मुझे इन सब में ध्यान ही नहीं रहा और मेरा ट्रक, जो मैं घबराहट की वजह से ठीक तरह से चला भी नहीं पा रहा था, कि रोड किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, उससे जाकर मेरा टकरा गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे सिर में थोड़ी चोट लगी थी। मैंने अब घबराते हुए देखा तो मैंने देखा कि मेरी बगल वाली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ अजीब तरीके से मुस्कुराया जा रहा था। उसे देखते हुए मैं कुछ बोल ना पाया और मेरी आंखें बंद हो गई। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया और मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। अपने आप को अस्पताल में देखकर और वही सब कुछ बातें याद आने पर ही मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा और हड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, मैं यहाँ कैसे? तभी मेरा एक दोस्त वहां पर आया जिसका नाम कुंजी था। वो मुझे देखकर मेरे पास आकर बोला, अब कैसी तबीयत है? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक हूं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास किसी का कॉल आया था तुम्हारे फोन से कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम बेहोश पड़े हो। ये सुनकर मैं तो बहुत परेशान हो गया और उसी वक्त अपनी मोटरसाइकिल लेकर शॉर्टकट रास्ते से आते हुए यहाँ आने के लिए रवाना हो गया। वैसे इस बारे में मैंने पुलिस को भी सूचना दे दी, जिसकी वजह से उन लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करवा दिया और मैं तो अब जाकर पहुंचा था। कुछ देर पहले यहाँ पुलिस थी, लेकिन मैंने ये बोलकर कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, नींद की झपकी आ गई होगी, ऐसे में एक्सीडेंट हो गया होगा, बड़ी मुश्किल से उस पुलिस कांस्टेबल को वापस भेज दिया, क्योंकि मेरे रिश्ते में जो भाभी हैं वो उसी थाने में हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पुलिस का मामला ना हुआ। ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बोला, कल मुझसे बात होने के बाद शायद तुम्हारी बात किसी से नहीं हुई थी। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। तो वो बोला, तभी किसी ने मुझे सूचना दी थी, शायद मेरे ही नंबर पहले तुम्हारे फोन में मिले होंगे। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। तभी मेरा दोस्त बोला, यार मेरे समझ में नहीं आता, तुम इतने अच्छे ड्राइवर हो तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम ड्रिंक भी नहीं करते हो, तुम्हारी ड्राइविंग की तो हर कोई तारीफ करता था, तो फिर ये सब कुछ कैसे? अब मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। रात की बातें ही मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तभी मेरी हालत देखकर मेरा दोस्त बोला, अच्छा, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कभी कभी सफर लंबा करने की वजह से ज्यादा थकान हो जाती है और शायद सच में ही तुम्हें नींद की झपकी आ गई होगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया होगा।
ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान भी महसूस हो रही थी और साथ में इतनी ज्यादा हिम्मत भी नहीं थी कि सारी बातें अपने दोस्त को बता सकूं। फिर मेरे दोस्त मेरे पास वहीं पर बैठ गया था। कुछ ही देर में मेरे घर वाले, मेरे पापा, माँ और मेरी छोटी बहन भी आ गई थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। वे लोग मुझे इस हालत में देखकर रोने लग गए। बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। मुझसे पूछने लगे कि अब मैं कैसा हूं। तो उनकी हालत देखकर, उनकी तकलीफ देखकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ ठीक हूं, आप लोग परेशान मत होइए, जरा सी चोट लगी है बस। तभी मेरे पापा बोले, बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ? तो हड़बड़ाते हुए मैं बोला, कुछ नहीं, थकान ज्यादा हो रही थी तो थोड़ी नींद की झपकी आ गई, ऐसे में एक्सीडेंट हो गया। तभी मेरा दोस्त बोला, यही तो मैं बोल रहा हूं कि नींद की ही झपकी आ गई होगी, वरना ऐसा हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो जाए। तभी मेरे पापा बोले, बेटा कितनी बार कहा है कि थोड़ा आराम कर लिया कर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो तुम। ये कहते हुए वे लोग दुखी होकर मुझसे बातें करने लगे, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो उस बूढ़े आदमी पर ही अटका हुआ था। वही सब कुछ याद आते ही मेरा दोस्त और मेरे घर वालों को सारी सच्चाई बता दूं। लेकिन मेरे घर वाले तो पहले ही बहुत घबराए हुए थे, उन्हें तो ऐसे ही कुछ नहीं बता सकता था। और अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अभी इस बारे में किसी को कुछ बता पाऊं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बोलते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरी हालत को देखते हुए उस दिन डॉक्टर ने मुझे वहीं पर रहने के लिए कहा और अगले दिन मेरी छुट्टी के लिए बोला, तो मेरे घर वाले भी वहीं पर रुक गए। वैसे कुंजी हमारे ही गांव का रहने वाला था। वही एक दूध की डेयरी पर काम करता था। मेरी और उसकी बचपन से ही दोस्ती थी और घर परिवार में भी आना जाना था। मेरे लिए वो मेरे एक भाई की तरह ही था। सारा दिन तो इसी तरह गुजर गया था। शाम को कुंजी ही हम सब के लिए खाना लेकर आया। सब लोगों ने खाना खाया। मेरे पास में ज्यादा लोग नहीं रुक सकते थे, क्योंकि रुकना अलाउड नहीं था। तो ऐसे में मेरे पापा मेरे पास में रुक गए। मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों को वही अस्पताल में ही एक पर्सनल रूम कुंजी ने किराए पर दिया, जिससे उन्हें सोने में किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो। और कुंजी खुद वही अस्पताल में ही, जहां पर मरीज बैठते हैं, वहां पर एक बेंच पर रात के वक्त सो गया, क्योंकि उस वक्त अस्पताल में भीड़ भी कम ही थी। रात का वक्त था। मेरे सिर में जो चोट लगी थी उसमें मुझे दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद मुझे गोली दे दी गई थी, जिसके असर से मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया और मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। अभी मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मुझे खांसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर मैं नींद में था तो पहले तो आंखें नहीं खोली, लेकिन जब बार बार खांसने की आवाज सुनाई देने लगी तो हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली। मैंने देखा कि मेरे पापा, जिनकी उम्र उस वक्त यही 70 साल के आसपास थी, क्योंकि मैं और मेरी बहन, मेरे पापा और मम्मी दोनों की शादी से काफी वक्त बाद हुए थे। जब मेरे पापा की उम्र लगभग 38 साल थी तब मेरा जन्म हुआ था। ऐसे में मेरी उम्र इस टाइम 32 साल थी और मेरे जन्म के 10 साल बाद मेरी छोटी बहन सुनीता का जन्म हुआ, जिसकी उम्र इस वक्त 22 साल थी। जब रात को मेरी नींद खुली तो मेरे पापा मेरे पास के बेंच पर बैठे हुए थे और वो अजीब तरीके से मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे। उन्हें इस तरह देखते देखते मैं बोला, क्या हुआ पापा, नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मैंने फिर से पूछा, पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, नींद नहीं आ रही क्या आपको? अब उसने मेरी तरफ जिस तरह घूर कर देखा, एक पल के लिए तो मैं घबरा गया था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो गुस्से में मुझे घूर कर देखने लगा। ये देखकर मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने मेरा गला पकड़ लिया। उस वक्त मैं अपने रूम में अकेला था, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल रूम लिया गया था, जिससे मुझे किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना हो। मेरे पापा ने जैसे ही मेरा गला पकड़ा तो मुझे हैरानी के साथ बहुत ज्यादा घबराहट भी होने लगी। मैं पापा की तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, पापा ये क्या कर रहे हो? तभी वो जोर से गला दबाते हुए भयानक आवाज में बोला, तेरे जैसी औलाद का तो मर जाना ही ठीक है। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि ये आवाज पापा की नहीं थी, बड़ी भयानक और डरावनी सी आवाज थी। तभी अब पापा ने जोर से मेरा गला दबा दिया, जिससे मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं जिंदा भी न बच पाऊंगा, और घबराते हुए अपने पापा की तरफ देखे जा रहा था कि वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी मुझे उसके हंसने की भयानक हंसी से कुछ याद आया। अब मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि ये हंसी मैंने उसे बूढ़े आदमी की सुनी थी, जो मेरी ट्रक के बराबर में भाग रहा था। वही भयानक हंसी। ये देखकर मैंने अपनी इधर उधर हाथ बढ़ाया कि तभी मुझे खाने का जो स्टील का टिफिन था, जिसमें कुंजी हमारे लिए खाना लेकर आया था, वो टिफिन हाथ में लगा और मैंने उसे पापा के सिर में दे मारा। जैसे ही मैंने ये किया तो उसे एक तकलीफ सी हुई और फिर वो लड़खड़ाते हुए वापस उसी बेंच पर बैठ गए और बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मेरी भी हालत ठीक नहीं थी। फिर मैं पापा को उठाकर वापस बेंच पर सुला दिया। वैसे भगवान का शुक्र था कि उस टिफिन के लगने से उन्हें कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस माथे पर थोड़ा लाल लाल सा निशान दिखाई दे रहा था। परंतु अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मन कर रहा था कि जाकर कुंजी और अपनी माँ और बहन को भी इस बारे में बताऊं, लेकिन वे लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। अभी घबराहट हो रही थी और फिर सोचने लगा कि अगर उस बूढ़े आदमी की भयानक आत्मा ने मेरे पापा पर कब्जा कर लिया है तो हो सकता है वो कुंजी पर भी कब्जा कर ले, फिर मुझे कोई तकलीफ पहुंचा दे। यही सोचते जा रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। तभी मेरे पापा ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मुझे वही सब कुछ याद आने लगा। तभी मेरे पापा अपने सिर पर हाथ लगाकर बोले, मुझे सिर दर्द हो रहा है। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों बैठे हुए हो?
ठीक तो हो ना? लेकिन मैं तो घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा था। मेरी ऐसी हालत देखकर पापा बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो मैं घबराते हुए बोला, पापा पापा। ये सुनकर वो बोले, हाँ बेटा। अब मुझे समझ में आया कि शायद अब पापा पर कोई उस बुरी आत्मा का असर नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। तभी मेरे पापा बोले, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ। ये कहते हुए उन्होंने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। तो पापा फिर बोले, सो जाओ बेटा। लेकिन घबराहट की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, बस बैठा रहा। तभी पापा बोले, कुछ चाहिए तुम्हें खाने में? अब मैं हड़बड़ाते हुए कुछ नहीं बोला तो पापा उठे और बाहर चले गए। कुछ देर बाद में पापा और कुंजी दोनों ही अंदर आए। उस वक्त कुंजी के हाथ में कुछ बिस्किट थी और चाय भी थी। वे लोग अपने लिए भी चाय लेकर आए थे। उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए और बिस्किट खाने के लिए दिया, लेकिन मैं थर थर कांप रहा था। तो कुंजी बोला, यार हो क्या गया है तुम्हें? जरा से एक्सीडेंट से घबरा गए, ऐसा तो चलता रहता है लाइफ में, चलो खाओ। अब कुंजी और पापा को साथ देखकर फिर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने थोड़ी सी चाय और बिस्किट खाई। अब पापा हमारी तरफ देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों अजीब सा सिर में दर्द हो रहा है, चाय से ठीक हो ही जाएगा। ये सुनकर कुंजी बोला, क्यों अंकल क्या हुआ? तो पापा बोले, कुछ नहीं यार, एक अजीब सा ही सपना आया था और फिर ऐसा लगा जैसे इस बेंच पर से गिर गया हूं। सपना था, लेकिन जब नींद खुली तो सिर में दर्द हो रहा है। यह सुनकर कुंजी हंसते हुए बोला, अरे अंकल ऐसे ही हो रहा होगा, सपने में तो हमें ऐसे ही डर लगता है। अब मुझे समझ में आया कि पापा पर जो उस आत्मा ने उनके ऊपर कब्जा किया था वो सब कुछ एक सपना की तरह ही लग रहा है। तभी मुझे सोच में डूबे हुए देखकर कुंजी बोला, क्या हुआ, खाओ ना? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। अब मैंने थोड़ी सी चाय और बिस्किट खाए। ऐसे ही 4 बजे का टाइम हो गया तो मेरी माँ और बहन भी आ गई थी। हम सब लोग साथ में बैठ गए थे, साथ में बातें करने लगे। मुझे सही देखकर उन लोगों की घबराहट भी थोड़ी कम हो गई थी। फिर अस्पताल से मुझे छुट्टी दे दी गई। फिर हम लोग वापस अपने घर आने के लिए रवाना हो गए। मेरा ट्रक जो वहां पर मिला था, उन्हें पहले ही मेरा एक ट्रक ड्राइवर दोस्त आकर ले गया था, जिससे मेरी बात हो चुकी थी। वो ट्रक पुलिस के अंडर में था, मेरे बयान हुए और ऐसे में वो ट्रक उसे दे दिया गया था। हाँ, मुझ पर 1000 रुपए का जुर्माना तो लगा, ये कहते हुए कि रात के वक्त ड्राइविंग करते समय थोड़ा ध्यान रखा जाए और नींद का खास करके ध्यान रखें, आराम करें। अगर मान लो ये एक्सीडेंट सामने से आते हुए किसी आदमी के साथ हो जाता और किसी की जान चली जाती, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता। ये सुनकर मैंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने के लिए बोल दिया। फिर हम लोग वापस लौट आए थे। जब हम लोग घर पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हम लोग थके हुए थे तो मेरे ताऊजी के बेटे की जो पत्नी थी, जो मेरी भाभी लगती थी, वो हमारे लिए खाना लेकर आई और हम सबको खाना देकर चले गई थी। मैंने भी थोड़ा बहुत खाना खाया, दवाई ली और फिर सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। सारी बात याद आते हुए भी घबराहट हो रही थी, लेकिन दवाई के असर से कुछ ही देर में नींद आ गई थी। वैसे सोने से पहले मुझे यही लगा था कि शायद अब मेरे साथ यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मेरे साथ तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सोचकर ही आज भी मुझे घबराहट महसूस होने लगती है। जब मैं सो रहा था तो मुझे फिर से वही खांसने की आवाज सुनाई देने लगी, तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। वो आवाज मुझे अब नहीं सुनाई दे रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई चिल्लाया हो। यह सुनकर मैं अपने आप से बोला, हे भगवान, मेरे घर वाले तो ठीक है ना? ये सोचकर मैं भागते हुए बाहर आया। पापा के कमरे में जाकर देखा, वो सोए हुए थे। तभी मेरी बहन के चिल्लाने की आवाज फिर से मुझे सुनाई दी। ये सुनकर घबराते हुए मैं उस तरफ भागा। मैंने देखा कि मेरी बहन छत पर बिल्कुल छज्जे पर खड़ी हुई थी और उसके पीछे वही डरावना बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसका भयानक सा सफेद चेहरा, डरावनी आंखें, बिल्कुल पुतली थी ही नहीं, काली कलर की और कटा फटा सा चेहरा। मेरी बहन जैसे उसे देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। अब तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगने लगा कि अब ये बूढ़ा आदमी मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जरूर मेरी बहन को जबरदस्ती ऊपर ले गया होगा। वही मेरी बहन छज्जे पर खड़ी हुई थी और घबराते हुए रो रही थी। तभी वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी वजह से मेरी बहन और ज्यादा डरने लगी थी। वे लोग छज्जे से कूदने ही वाले थे कि मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, रुक जाओ। अब यह सुनकर अजीब तरीके से उस बूढ़े आदमी ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। अब मैं एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरी बहन को छोड़ दो, ये कहते हुए चिल्लाते हुए भागते हुए ऊपर छत पर चला गया। वहां जाकर देखा वो डरावना बूढ़ा आदमी मेरी तरफ अजीब तरीके से देखने लगा। मैंने जाकर अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे पीछे की तरफ खींच लिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो क्या होता। अब अपनी बहन को संभालते हुए घबराकर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? तभी मेरी बहन, जो कुछ देर पहले काफी घबराई हुई थी, रो रही थी, वो मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसने की आवाज बहुत भयानक और डरावनी थी। ये देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि तभी उस बूढ़े आदमी की आवाज मुझे सुनाई दी, मेरे साथ चलोगे बेटा? वो आवाज मेरी बहन बोल रही थी। तो मैंने घबराते हुए उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो एक तरफ खड़ा हंस रहा था, एक तरफ मेरी बहन हंस रही थी और फिर उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो सरिता? होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई हूं।
लेकिन जैसे सरिता को तो किसी तरह का होश नहीं था, वो भयानक रूप से हंसते जा रही थी। अभी वे लोग मुझे छज्जे से नीचे फेंकने ही वाले थे, धक्का देने ही वाले थे कि तभी किसी ने आकर पीछे से मुझे पुकारा, हरी। तो उसकी आवाज सुनकर मैं घबराते हुए पीछे की तरफ जैसे ही देखा तो मेरी बहन उस बूढ़े आदमी के साथ छज्जे से नीचे कूद गई। उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई थी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने नीचे देखा, मेरी बहन का सिर नीचे गिरते ही फट गया था। चारों तरफ खून ही खून फैला पड़ा था। ये देखकर घबराते हुए मैं चिल्ला उठा। उस वक्त अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर जैसे मैं नीचे कूदने ही वाला था कि तभी भागकर मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींच लिया और घबराते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैं तो घबराते हुए रोते हुए जैसे अपने होश खो बैठा था। हड़बड़ाते हुए बोला, सरिता नीचे गिर गई है। ये सुनकर मेरे पापा को भी थोड़ी हैरानी हुई और वो नीचे की तरफ देखने लगे। लेकिन अब मेरी बहन मुझे हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जो कुछ देर पहले नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। सिर से भी खून निकलकर चारों तरफ फैल गया था। अब न बहन दिखाई दे रही थी, न वो खून दिखाई दे रहा था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने खुद अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने छज्जे से कूदते हुए देखा था। तभी मुझे कोई भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मैंने नीचे आंगन में देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसने हंसते हंसते घूर कर उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और नीचे से ही मेरी गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो गया। ये देखकर तो मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि घबराते हुए भी मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मेरा गला पकड़ पाता उससे पहले ही मेरे मम्मी पापा मेरा हाथ पकड़कर बोले, चलो बेटा, और मुझे पकड़कर सहारा देकर नीचे ले आ गए। मेरी हालत देखकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी मम्मी मेरे पापा से कह रही थी, कहीं इसके सिर में ज्यादा चोट तो नहीं लगी है जो ऐसी बातें कर रहा है? तो पापा बोले, अरे कुछ नहीं है। तुम्हें याद है ना बचपन में भी कैसे नींद में उठकर चल देता था और न जाने क्या क्या बोलता रहता था। बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। तुम परेशान मत हो, कुछ वक्त में इसकी हालत, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परंतु मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब मेरे सिर में भी बहुत भयंकर दर्द होने लगा था और मैं सिर पर हाथ लगाते जा रहा था। तो मेरी हालत देखकर मेरे पापा बोले, बेटा लगता है तुम्हारी चोट से दर्द हो रहा है। ये कहते हुए मम्मी की तरफ देखा तो कुछ ही देर में मम्मी मेरे लिए चाय बिस्कुट लेकर आई, परंतु मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। अब ये कहते हुए कि घबराओ मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा चाय बिस्किट खिलाया और फिर दर्द की गोली दे दी। उस वक्त सभी घर वाले मेरे पास में रहे। उस गोली के असर से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और फिर मुझे सोता हुआ छोड़कर वो लोग वापस अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। हाँ, जाने से पहले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया कि कहीं मैं नींद में उठकर फिर से न चल दूं। धीरे धीरे रात गुजर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने बाहर जाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने बाहर से दरवाजा खोला और बोली, बेटा इसलिए दरवाजा बंद किया था। ये कहकर सारी बात बताई। अब मैं बाहर आया, घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे देखकर मेरे पापा बोले, बेटा अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? परंतु मैं उन्हें क्या बताता, इसलिए कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि रात की सारी बातें याद आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। फिर कुछ देर बाद मैं अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा कुछ बताना है मुझे आपको। ये सुनकर मेरे पापा बोले, हाँ बेटा बताओ। तभी मेरी मम्मी और मेरी बहन भी वहां पर आ गई थी। वे दोनों भी वहीं पर बैठ गई। वैसे मुझे पता था कि मेरी बात सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, लेकिन मुझे बताना भी जरूरी था। तभी मुझे सोच में डूबे हुए देखकर, परेशान देखकर मेरे पापा बोले, क्या हुआ बेटा, कुछ बताना चाहते थे ना तुम, बोलो क्या बात है? तभी मेरी मम्मी भी बोली, हाँ बेटा बताओ क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब मेरी बहन बोली, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, भगवान की कृपा से ज्यादा चोट नहीं आई तो घबराहट तो होगी ना? तो मैं बोला, हाँ लेकिन वो बात नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। तो मेरे पापा और सब घर वाले मेरी तरफ देखने लगे। अब फिर से मेरे पापा बोले, हाँ बताओ क्या बात है? अब मैंने कुछ सोचा और फिर हिम्मत करके ऐसे में मैंने शुरू से लेकर अंत तक जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था वो सारी बातें घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए अपने घर वालों को बता दी। उस वक्त मेरी बातें सुनकर वो लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मेरी माँ और मेरी बहन तो घबराने लगी थी, लेकिन पापा मेरी तरफ देखकर बोले, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बताया था ना कि तुम्हें थोड़ी सी नींद की झपकी आ गई थी जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, और वैसे भी सिर में चोट होने की वजह से तुम्हें तरह तरह के भ्रम हो रहे हैं। कल रात को भी तुम ऐसे ही छत पर चले गए। ये कहते हुए कल रात की बात मुझे बताने लगे तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ कोई भ्रम नहीं हुआ है। उस वक्त अस्पताल में मैंने सच इसलिए नहीं बताया कि आप लोग और ज्यादा परेशान हो जाते, इसलिए झूठ बोला था कि मुझे नींद की झपकी आई थी, जबकि ऐसा नहीं था। अब जो कह रहा हूँ वो सच है। ये कहते हुए मैं अपने घर वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी मम्मी घबराते हुए बोली, अगर ये बोल रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी ना? तो मेरे पापा बोले, कुछ नहीं है, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी बेफिजूल में इसका डर ना बढ़ाओ। पापा मेरी मम्मी की तरफ देखते हुए बोले, तो मम्मी भी चुप हो गई थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने घर वालों को यकीन कैसे दिलाऊं। यही तो बात होती है कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे घर वालों को यकीन दिलाना हमारे लिए सबसे मुश्किल हो जाता है।
हम उन्हें बता नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। एक एक पल गुजारना हमें कैसा लगता है, कैसे रात के अंधेरे से भी हमें डर लगने लगता है। और जब वो डरावनी आत्माएं हमारे सामने आती हैं तो उस पर वक्त हमें कैसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई देती है। लेकिन इस तरह मेरे घर वाले भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। मेरी माँ और बहन को भी अब पापा की बात सुनकर यही लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि कल रात भी तो मैं अपनी बहन का नाम लेकर पुकार रहा था, जबकि मेरी बहन हकीकत में मुझे दिखाई दी थी। हाँ, ये बात अलग थी कि उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ छलावा किया था। ऐसे में सब घर वाले यही सोचकर परेशान थे कि कहीं मेरे सिर में अंदरूनी चोट न लग गई हो, जिसकी वजह से मुझे अजीब और गरीब से भ्रम होने लगे हैं। ऐसे में मम्मी तो पापा से बोलने लगी कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को इसे दिखा देते हैं, तो पापा यही बोले कि कुछ नहीं, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, वैसे भी अभी सिर में चोट लगी है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। फिर कुंजी भी मुझसे मिलने आ गया था और बोला, सॉरी यार, आने में थोड़ी देरी हो गई। क्या था ना, बहन के यहाँ जाना था किसी काम से, तो वहां चला गया था, वापस लौट कर आया हूँ। ये कहते हुए मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे परेशान देखकर वो बोला, क्या हुआ? तो अब हिम्मत करके मैंने ये सोचकर कि हो सकता है कुंजी मेरी बात पर यकीन करें, मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और फिर बोला, अंकल बता रहे थे कि उस रात तुम रात को अस्पताल में बहुत ज्यादा डर गए थे और तुम्हारे सिर में चोट लगी है। यार, ऐसे में कुछ अजीब और गरीब से भ्रम होने लगते हैं। यही सब कुछ तुम्हारे साथ में हो रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैं रोते हुए चिल्लाते हुए बोला, कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता? ना घर वाले यकीन कर रहे हैं, ना तुम मेरी बात पर यकीन कर रहे हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जब मैं मर जाऊंगा ना तो फिर इन बातों को याद करके सब रोते रहना। उस वक्त तुम लोगों को याद आएगी कि मैं सच कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। परंतु तुम सबको तो मजाक लगती है ना मेरी बात, जबकि मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। वो आत्मा जब मुझे दिखाई देती है तो मुझे कैसा लगता है। तुम सबने कभी ये सब कुछ देखा नहीं है ना, इसलिए तुम लोग ना मेरी बात पर भरोसा कर पाओगे, ना मेरी तकलीफ को समझ पाओगे। ये कहते हुए घबराते हुए मैं रोने लगा। अब मुझे इस तरह परेशान देखकर कुंजी बोला, ठीक है, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, हम सब है ना। पहले तो हमें लगा था कि तुम्हारे मन का भ्रम है, इसलिए हमने तो बोल दिया, अगर ऐसी कोई बात है ना तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहते हुए मुझे तसल्ली देने लगा। वही मेरे रोने की आवाज सुनकर घर वाले भी वहां आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। तो कुंजी ने उन्हें सारी बात बता दी। अब घर वाले कुछ बोलने लगे तो कुंजी ने उन्हें इशारे से चुप रहने के लिए बोल दिया। वैसे उस वक्त शायद कुंजी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मेरी तकलीफ देखकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि हम लोग किसी तांत्रिक के यहाँ चलेंगे और इस बारे में बातें करेंगे। अब मैं देर नहीं करना चाहता था। मैं उसी वक्त जाने की जिद करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि रात को फिर वो बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई देगा और पता नहीं फिर मेरे साथ क्या करेगा। ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तो ऐसे में कुंजी और मेरे घर वाले मुझे एक तांत्रिक के यहाँ लेकर गए, जो एक बंजारों का कबीला था, ना उसका तांत्रिक था। वे लोग हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रहते थे और हमने उस तांत्रिक के बारे में लोगों के मुंह से काफी बातें सुनी थी कि वो तांत्रिक बुरी शक्तियों से छुटकारा दिला सकता है, और ऐसी अगर कोई बात हो ना तो उसे खुलकर भी बता सकता है। ऐसे में हम लोग भी वहां चले गए, क्योंकि उसके सिवाय हम और किसी को नहीं जानते थे जो हमारी मदद कर सके, हमें कुछ बता सके। अब मैं जल्दी से जल्दी तांत्रिक के वहां पहुंचना चाहता था। अब जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। हम लोग वहां पर पहुंचकर उस तांत्रिक से मिले। अब उस तांत्रिक ने हम सबको एक छोटे से घर में बिठाया और खुद भी हमारे सामने बैठ गया। फिर उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ मुझसे पूछे ही कहा, इसके ऊपर तो एक आत्मा का साया है जो जब जीवित थी ना तब एक अच्छा इंसान था, लेकिन जो कुछ जीते जी हुआ उसके साथ हुआ। जितनी तकलीफ उसे मिली उसके बाद मरने के बाद वो धीरे धीरे उसकी आत्मा सभी लोगों से नफरत करने लगी और लोगों के खून की प्यासी हो गई। वो आत्मा एक बूढ़े आदमी की है। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरे घर वाले और कुंजी दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि वे लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उस तांत्रिक के मुंह से ये बात सुनकर जो बिल्कुल मैंने बोली थी उन्हें हैरानी हो रही थी। तभी मेरी मम्मी मेरी तरफ घबराते हुए देखने लगी। उस वक्त हम लोग मेरी बहन को मेरी ताऊ जी के यहाँ छोड़कर आए थे। मम्मी को भी छोड़कर आना चाहते थे, लेकिन मम्मी मेरी जबरदस्ती हमारे साथ आ गई, क्योंकि उन्हें मेरी बहुत ज्यादा चिंता थी। ना इसीलिए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस तांत्रिक ने मेरे हाथ की कलाई को पकड़ा, आंखें बंद की और अपने मन ही मन में कुछ बोलते हुए कुछ ध्यान करने लगा। फिर उसने कुछ देर बाद में आंखें खोलकर जो कुछ बताया है उसे सुनकर तो हम लोगों का भी हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें भी अब तकलीफ होने लगी थी सारी सच्चाई जानकर, क्योंकि उस तांत्रिक ने जो सारी बातें बताई वो इस तरह थी। उन्होंने बताया कि जहां पर मेरे साथ ये हादसा हुआ था ना उस जगह से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम भी उन्होंने हमें बताया था। वहां पर एक सुखलाल नाम का किसान रहता था, जिसकी पत्नी की मौत काफी सालों पहले ही हो गई थी। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी।
वही अपनी पत्नी की मौत के 2 साल बाद ही गांव के लोगों के कहने पर अपनी बेटी की शादी कर दी थी, क्योंकि बिना मां की बच्ची थी तो ऐसे में कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। ये सोचकर उसके परिवार वालों ने सलाह दी और उसने उसकी शादी कर दी। फिर उसने अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके पाल पोस कर बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था। सारी जिम्मेदारी उठाई थी, पढ़ाया लिखाया, उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। और जब बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए, सरकारी जॉब तो नहीं लगी लेकिन खेती बाड़ी के साथ छोटा मोटा काम भी करने लगे, तो सुखराम ने बड़े लाड़ प्यार से उनका विवाह किया। लेकिन विवाह के बाद में ही दोनों बेटों को अपना ही बाप बोझ लगने लगा था। वे दोनों अपने अपने हिस्से की जमीन लेकर अलग रहने लगे और अब अपने पिता की जिम्मेदारी उठाने से आनाकानी करने लगे। अब दोनों भाइयों में उसकी जिम्मेदारी को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। सुखराम की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि अपने बेटों को उसने सारी जमीन जायदाद दे दी। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके तो उसने अपना पहले गुजारा किया था, तो अब उसके पास कोई इकट्ठा पैसा भी नहीं था कि जिससे गुजारा कर सके। साथ में काफी बूढ़ा भी हो गया था। ऐसी हालत में अब मेहनत मजदूरी भी नहीं होती थी। जब दोनों भाइयों की लड़ाई खत्म नहीं हुई और उसकी हालत खराब हो गई, तो गांव के लोगों ने उन्हें समझाया। फिर वो लोग एक एक साल के हिसाब से उन्हें खाना देने लगे थे। कभी बड़ा बेटा 1 साल खाना देता तो कभी छोटा बेटा खाना देता। ऐसे में सुखलाल 1-1 साल तक अपने दोनों बेटों के यहाँ रहता था। फिर भी उसे जरा सा भी चैन नहीं था। रोजाना उसे ताने सुनने पड़ते थे, सबकी जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। ऐसे में अब सुखलाल की जिंदगी तकलीफों से भर गई थी। कोई उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। उसकी बेटी जब भी मायके आती, अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसे अपने साथ ले जाने की जिद करती थी। अपने पिता से उसे हमेशा से ही बहुत ज्यादा लगाव था। उसके ससुराल वाले भी अच्छे थे। उन्होंने भी सुखलाल को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन सुखलाल पुराने जमाने के और पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्हें लगता था कि बेटी के घर जाना, उनके घर रहना उन्हें शोभा नहीं देगा, समाज की बातें सुनने को मिलेंगी। और वैसे भी पहले के जमाने के लोग बेटी के यहाँ पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, ये सब कुछ एक तरह का कर्ज होता है। ऐसी बातों पर ज्यादा यकीन करते थे। यही सब कुछ सुखलाल कर रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अपने पिता की हालत से उसकी बेटी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। जब भी आती तो जबरदस्ती अपने पिता को खर्चे के लिए कुछ रुपए दे जाती। वो लेने के लिए मना करते तो अपनी कसम दे जाती। हमेशा फोन पर भी बस यही कहती कि आप मेरे पास में आ जाओ, मेरे साथ रहो। लेकिन सुखलाल हमेशा मना कर देता था। धीरे धीरे सुखलाल की तबीयत खराब रहने लगी थी। शायद उन्हें टीवी की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा खांसते ही रहते थे। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने उनसे दूर रहना शुरू कर दिया। उस वक्त वो अपने छोटे बेटे के पास रह रहे थे, तो उसकी बीमारी के इलाज के खर्चे पर दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। कोई उन्हें घर के अंदर नहीं लगना चाहता था। हर कोई यही कह रहा था कि इसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। और ऐसे में लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ गया। तो उसके दोनों बेटे ने गुस्से में चिल्लाते हुए ये बोल दिया कि हमारा जीना हराम करने से अच्छा तो ये है कि कहीं जाकर मर जाओ या कहीं भीख मांगकर जिंदगी जी लो, परंतु भगवान के लिए हमें चैन से जीने दो। हमारी जिंदगी को नर्क न बनाओ, हमें छोड़कर चले जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। ये सुनकर सुखलाल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उस वक्त उसके दोनों बेटों की पत्नियों ने भी सुखलाल से काफी कुछ भला बुरा कहा, जिसकी वजह से सुखलाल अब ये बेइज्जती और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे में उसी वक्त उसी रात वो अपनी बेटी के यहाँ जाने के लिए निकल गया था, क्योंकि अब उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था जहां पर वो जा सके। मन तो कर रहा था कि कहीं जाकर मर जाए या कहीं और जाकर भीख मांगकर खा ले, लेकिन जानता था कि जब उसकी बेटी इस बारे में सुनेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी और वो अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। ऐसे में सोचा कि जब भगवान ने उसके बेटों को ही ऐसा बना दिया तो बेटी के यहाँ जाना उसकी मजबूरी है, इसमें क्या पाप लगेगा। ये सोचकर अब वो अपनी बेटी के यहाँ जाना चाहता था और उस तरफ ही रात के अंधेरे में रोते हुए चल दिया। वैसे उस वक्त वो इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि अपने साथ क्या हुआ है इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। उनके घर में उस वक्त लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये तो रोजाना का काम था। तो शायद इसलिए सुखलाल को भी किसी ने जाते हुए नहीं देखा था। और सुखलाल ने भी शायद सोच लिया होगा कि अब किसी को कुछ बताने का क्या फायदा है, उसके बेटे किसी के समझाने पर भी ना समझेंगे। वैसे नाम तो बेचारे का सुखलाल था, लेकिन उसकी किस्मत में इतनी दुख लिखे हुए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। रात के वक्त अपने घर को छोड़कर सुखलाल रोते हुए वो रास्ते से जाते हुए आते जाते साधनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। वैसे उसके मन में थोड़ी सी ये उम्मीद तो थी कि शायद उसके दोनों बेटों में से कोई ना कोई तो उसे रोकने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। तो अब सुखलाल पैदल ही अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए चल दिया। उसके पास तो कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे फोन करके अपनी बेटी को इस बारे में खबर दे सके। ऐसे में वो आगे बढ़ते ही जा रहा था और तभी सामने से आते हुए एक बस से एक्सीडेंट हो गया। शायद बस ड्राइवर को नींद की झपकी आई थी, जिसकी वजह से उसने गलती से सुखलाल जो रोड के किनारे चल रहा था उसे टक्कर मार दी और वहीं पर तड़पते हुए सुखलाल की मौत हो गई। अगले दिन उसकी लाश पुलिस को मिली। जब पुलिस ने इस बारे में जांच पड़ताल की, सुखलाल का पता चला तो उनके बेटों को बुलाया गया तो उसके बेटे घबरा गए। पुलिस का उन्हें डर सताने लगा। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त पुलिस के सामने दोनों बेटों ने बोल दिया कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे वो बिना बताए रात के वक्त कहीं भी चल देते थे और उन्हें पता ही नहीं चलता था। ऐसे में कब वो घर छोड़कर चले गए, कब ये एक्सीडेंट हो गया, उन्हें तो पता ही नहीं चला। ये कहते हुए रोने धोने का नाटक किया।
क्योंकि पता था कि अगर सच्चाई पता चली तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। वैसे पुलिस ने भी ज्यादा इन सब में इंटरेस्ट नहीं लिया और जो जरूरी फॉर्मेलिटी थी उन्हें पूरी करवाने के बाद लाश उनके बेटों को दे दी। ऐसे में ये मामला वही रफा दफा हो गया। वैसे मरने के बाद भी इस हाईवे पर सुखलाल की आत्मा भटकने लगी, क्योंकि जब उसकी मौत हुई थी ना तो उसे अपनी बेटी के घर जाने की जल्दी थी। ऐसे में मरने के बाद उसका दिमाग वहीं पर अटका हुआ था, इसलिए उस रास्ते पर रात के वक्त वो जो भी आता उसे अपनी बेटी के ससुराल के गांव का नाम लेकर वहां छोड़ने के लिए कहता, और फिर वही सब कुछ होता जो तुम्हारे साथ हुआ। सुखलाल बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मरने के बाद तकलीफों ने बुरा बना दिया। ये कहते हुए तांत्रिक मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम्हारी जान बच गई। ये शायद तुम्हारे माँ बाप के अच्छे कर्मों का और तुम्हारी देवी देवताओं की कृपा थी कि तुम्हारी जान बच गई, वरना उसे रोड पर तो न जाने कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग रात को सफर करने से भी वहां पर घबराते हैं और कहते हैं कि अगर कभी सफर किया भी जाए ना तो रात को वहां पर गाड़ी ना रोकी जो तुमने अपना ट्रक रोक दिया था। अब सारी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी घबराने लगे थे, कुंजी भी घबराने लगा था। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि मैंने जो कुछ कहा वो सच था। अब तो घबराते हुए वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, इतने ज्यादा डर रहे थे। तभी मेरी मम्मी रोते हुए, घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए बोली, वो आत्मा अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, अब क्या होगा? तो पापा मम्मी की तरफ देखते हुए बोले, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। ये कहते हुए तांत्रिक की तरफ देखकर बोले, कुछ कीजिए ना महाराज। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, वैसे वो आत्मा जब तक तुम्हारे बेटे की जान नहीं ले लेगी तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने अब तक जितने भी लोगों को निशाना बनाया है ना, वो अधिकतर इसकी ही उम्र के या 50 साल से कम के होते थे, जिन्हें देखकर उस बूढ़े आदमी की आत्मा ये सोचती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वही सब कुछ ये लोग भी अपने माँ बाप के साथ करेंगे। इसीलिए उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है और इसीलिए इसकी जान लेना चाहती है। अब ये सुनकर तो मुझे पल भर में ही याद आ गया, जब अस्पताल में मेरे पापा के शरीर पर उस आत्मा का कब्जा था तो उसने मेरा गला दबाते हुए उसने यही कहा था कि तुम्हारी जैसी औलाद होने ही नहीं चाहिए। अब मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वैसे भी दिल की धड़कन तो बढ़ेगी ही ना, जिसे पता हो कि ना जाने कब उसकी मौत आ जाए। उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी ये तो मुझे ही पता था। हर वक्त मुझे अपने चारों तरफ अपनी मौत दिखाई दे रही थी। अब मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होकर उस तांत्रिक से इस बारे में बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अब क्या करें। ऐसे में उस तांत्रिक ने बताया कि उस आत्मा का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बेटों ने पूरे विधि विधान से उसका क्रियाकर्म उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं की है, जिसकी वजह से भी उसकी आत्मा भटक रही है और जीते जी उसके बेटे ने सिर्फ उन्हें तकलीफें दी हैं और उसके मरने के बाद भी उन स्वार्थी बेटों को उन्हें कोई सजा नहीं मिली है। ऐसे में उसकी आत्मा की शांति के लिए उन लोगों को सजा दिलाना और फिर से आत्मा की शांति के लिए क्रियाकर्म करने होंगे, तब जाकर वो आत्मा शांत होगी और यहां से मुक्त होकर चली जाएगी, वरना वो इसकी जान तो लेगी ही। उस सड़क पर भटकते हुए ना जाने कितने लोगों को अपना निशाना बनाएगी और उनकी जान लेगी। ये सुनकर हम लोग परेशान हो गए। उस तांत्रिक से इस बारे में कुछ और बातचीत की। फिर अब हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोगों को क्या करना है। तभी मम्मी हमारी तरफ देखते हुए बोली, अब चले यहां से। तो पापा बोले, नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये सुनकर अब हम लोग वहां से वापस घर आने की बजाय सीधे ही उस गांव की तरफ चल दिए जो उस बूढ़े आदमी का गांव था। जब हम वहां पर पहुंचे तो सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। वहां पर जाकर हमने जब उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो हकीकत में जो तांत्रिक बाबा ने बातें सुनाई थी वही बातें लोगों ने हमें बताई कि उस आदमी को उसके बेटे किस तरह रखते थे और एक दिन लड़ाई झगड़ा होने से वो घर छोड़कर चले गए। उसके बाद में उसकी लाश मिली। तब उसकी बेटी ने बहुत कोशिश की थी ये साबित करने की कि उसके पिता पागल नहीं थे, उनके भाइयों ने ही उन्हें घर से निकाला है, लेकिन उसकी बात पुलिस ने नहीं सुनी, क्योंकि उसके भाइयों ने पुलिस में पैसे देकर के सारा मामला रफा दफा करवा दिया था। ये सुनकर हमें गुस्सा आया। मन तो कर रहा था कि उस बूढ़े आदमी के बेटों की जाकर जान ले ले, परंतु कुछ सोचकर फिर हम उस बूढ़े आदमी के बेटों के पास नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि वो इस बात को लेकर बेवजह हमसे ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, परंतु वे लोग उन्हें उनके कर्मों की सजा भी दिलवा कर रहेंगे। ये जो हुआ था इसकी वजह से कुंजी को भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो बोला कि वो उन दोनों घटिया बेटों को तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने अपनी ही रिश्ते में, जो कि उसके मामा की बेटे की पत्नी थी, जो रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी, वो पुलिस एसआई ही थी, उसके पास कॉल किया और सारी बातें बताई। ऐसे में तुरंत ही वो केस फिर से ओपन हुआ और ऐसे में पुलिस सुखलाल के बेटों को पकड़ कर ले गई। लेकिन वे लोग तो अपने ही बूढ़े बाप को पागल घोषित करने पर तुले हुए थे, परंतु पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। गांव के लोगों के भी बयान लिए गए जो पिछली बार नहीं लिए गए थे और ऐसे में साबित हो गया कि सुखलाल को उनके बेटों ने घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से इस तरह एक्सीडेंट होने से उनकी मौत हुई है। ऐसे में उनके दोनों बेटों को 2-2 साल की सजा हुई, साथ में कुछ जुर्माना भी लगाया गया और इसके साथ में ही सुखलाल की जितनी भी जमीन थी उन पर उनके बेटों का अब कोई अधिकार नहीं रहा। कोर्ट ने उनके बेटों को उस जमीन से, जायदाद से, हर चीज से बेदखल कर दिया, जिन्होंने अपने बूढ़े बाप की देखभाल नहीं की और इस तरह उन्हें तकलीफें दी। ऐसे में फिर गांव के लोगों के बयान के आधार पर
सुखलाल की बेटी को अपने पिता की सारी जमीन जायदाद दे दी गई, क्योंकि वो जमीन सुखलाल की थी और सुखलाल के बेटों ने अपनी जिम्मेदारी जो नहीं निभाई थी। अब सुखलाल के गांव के लोग भी कानून के इस फैसले से खुश थे कि आखिर ऐसे बेटों को सजा मिली और गांव में एक सबक मिला जिससे कोई भूल कर भी फिर अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करेगा। वैसे ये सब कुछ होने के बाद मैंने अपने ही गांव में अपने घर वालों के साथ में और कुंजी के साथ में फिर से सुखलाल की आत्मा की शांति के लिए क्रियाकर्म किए। उसके बाद ना तो सुखलाल मुझे दिखाई दिया, ना उसकी आत्मा ने मुझे किसी तरह की डराने की कोशिश की। शायद अपने उन बेटों को सजा मिलते हुए देखकर, अपनी जो जमीन थी वो अपनी बेटी को अपना हक मिलते हुए देखकर और अपना क्रियाकर्म होने से उनकी आत्मा शांत हो गई थी और वहां से चली गई थी।